नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मुख्य सेविका भर्ती 2022 की सिलेक्शन सीरीज का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 7 आपको कराया जाएगा। लगातार आपकी तैयारी कराई जा रही है और आप में से बहुत से लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। लगातार प्रश्नों को देखते रहिए। जब तक आपके 100 में से 100 प्रश्न सही ना हो जाएं, मॉक टेस्ट करते रहिए। क्लियर? आपको अपना भरोसा दिन प्रतिदिन अभ्यास के साथ बढ़ाते रहिए। क्लियर आपको? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये मॉक टेस्ट। लेकिन प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है, ये किसके द्वारा कहा गया? ये कथन किसका है आपको ये बताना है। पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है, ये किसके द्वारा कहा गया? मर्डॉक के द्वारा, वोगार्ट्स के द्वारा, आगवर्न के द्वारा, गिलबर्ट के द्वारा। आपको बताना है पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है, ये किसके द्वारा कहा गया है या ये कथन किसका है, ये आपको पहचानना है। जल्दी से बताइए। एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो एबीसीडी में आपका बी ऑप्शन सही है। पहले का बी ऑप्शन सही है। वोगार्ट्स महोदय ने कहा कि पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है, यह कथन किसका है? गिलबर्ट का है, मेलिनोवस्की का है, टी पार्सन्स का है या मर्डॉक का है? बताइएगा। परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है, किसका कथन है? गिलबर्ट का है, मेलिनोवस्की का है, टी पार्सन्स का है या मर्डॉक का है? दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो दूसरे का आपका सी ऑप्शन सही है। ये कथन टी पार्सन्स का है। क्लियर आपको? परिवार वे कारखाने हैं। अब बस इतना लाइन अगर आप याद रखेंगे तो बड़ी आसानी से परिभाषा आपको याद हो जाएगी। परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है। तो कारखानों से जुड़ी हुई परिवार की परिभाषा किसने दी थी? टी पार्सन्स दी थी। इतना 2-3 बार बोलेंगे दिमाग में। एक बार बोलिए मेरे साथ, परिवार वे कारखाने हैं जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है। यह परिभाषा किसकी है? टी पार्सन्स की है। कारखानों से जुड़ी हुई परिवार की परिभाषा किसने दी थी? टी पार्सन से दी थी। 2-3 बार अगर ये लाइन आप बोलेंगे, निश्चित रूप से आपको ये परिभाषा याद हो जाएगी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, किसका मत है कि पहले परिवार मात्र सत्तात्मक थे, फिर मातृसत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक का मिश्रण हुआ और फिर बाद में पितृसत्तात्मक व्यवस्था अस्तित्व में आई? बताइएगा। किसका मत है कि पहले परिवार मातृसत्तात्मक थे, फिर मातृसत्तात्मक एवं पितृसत्तात्मक का मिश्रण हुआ और फिर बाद में पितृसत्तात्मक व्यवस्था अस्तित्व में आई? तो तीसरे का आपका कौन सा ऑप्शन सही है, यह आपको बताना है। तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, टायलर। क्लियर आपको? कौन सा? डी, टायलर। अगला प्रश्न है आपका, परिवार के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रॉल्फ लिंटन ने, मर्डॉक ने, वेस्टरमार्क ने, मेलिनोवस्की ने? बताइएगा। परिवार के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रॉल्फ लिंटन ने किया, मर्डॉक ने किया या वेस्टरमार्क ने किया या मेलिनोवस्की ने किया? बताइएगा। परिवार के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? चौथे का एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो चौथे का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। रॉल्फ लिंटन ने परिवार के आर्थिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसके प्रतिपादक रॉल्फ लिंटन है, किसके? परिवार के आर्थिक सिद्धांत के। क्लियर आपको? ये अर्थ बढ़ने के साथ साथ एक विभाग को मान्यता देते हैं। किसके साथ? ये अर्थ बढ़ने के साथ साथ एक विभाग को मान्यता देते हैं। अगला प्रश्न है आपका, चयापचय की अवधारणा किसने गढ़ी थी? बताइएगा। चयापचय की अवधारणा किसने गढ़ी थी? जियोवन्नी एंटोनियो अमेडियो प्लाना ने, थियोडर स्वान ने या विलियम थॉमस ब्रांडे ने या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा। एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही है? चयापचय की अवधारणा किसने गढ़ी थी?
चाहे आप चय कहें या उपापचय कहें, बात एक ही है। चयापचय की अवधारणा किसने गढ़ी थी? बताइएगा। पांचवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो पांचवें का आपका बी ऑप्शन सही है। क्लियर आपको? थियोडर सॉन ने। किसने? थियोडर सॉन ने यह अवधारणा गढ़ी थी। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकार पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है? तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको सभी बीमारियों के लक्षण पता होने चाहिए, कौन से संक्रमण किसको संक्रमित करते हैं वो पता होना चाहिए। अगर आप सारी बीमारियों को पढ़ रहे होंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से आपका यह प्रश्न सही हो जाएगा। बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विकार पाचन तंत्र से संबंधित नहीं है? छठे का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो छठे का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, टिटनेस। क्लियर आपको? यह मांसपेशियों में ऐंठन से संबंधित बीमारी है। किससे? मांसपेशियों में ऐंठन से संबंधित बीमारी है। बाकी दस्त हो या पीलिया हो या पेचिस हो, ये सभी आपके पाचन तंत्र से जुड़े हुए रोग हैं। क्लियर आपको? दस्त, पीलिया, पेचिस। अगला प्रश्न है आपका, भारत में जनगणना सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? बहुत ही आसान उत्तर है, कई बार आपको करवाया जा चुका है। फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया कब आयोजित हुआ था? 1881 में, 1885 में, 1872 में या 1884 में? बताइएगा, भारत में जनगणना सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? 1881, 1885, 1872 या 1884? बताइएगा, भारत में जनगणना सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? कॉन्फिडेंस बिल्कुल रखिए, है ना। हर प्रश्न को लगातार देखते रहिए। कई बार बहुत से प्रश्न आपको नए मिलेंगे और बहुत से प्रश्न आपको पुराने लगेंगे और बहुत से प्रश्न आपको आसान लगेंगे। देखिए, आसान कठिन कुछ नहीं होता, जो हमें आ रहा होता है वो आसान है और जो हमें नहीं आ रहा होता है वो बहुत कठिन होता है ना। अगर हमें आने लगा तो इसका यह मतलब नहीं उस प्रश्न की वैल्यू कम हो गई। उस प्रश्न की वैल्यू अब भी उतनी है जितनी पहले थी, लेकिन आपको उनका रिवीजन करते रहना होगा, नहीं तो परीक्षा हाल में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो परीक्षा से पहले उन प्रश्नों को आसान समझकर उनका रिवीजन नहीं करते हैं। भारत में जनगणना सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? बताइएगा। सातवें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सातवें का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1872। क्लियर आपको? क्या 1872 बिल्कुल सही है। भारत में जनगणना सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। क्लियर आपको? फोकस बनाकर पढ़ते रहिए। और जो नियमित जनगणना शुरू हुई थी वो 1881 से शुरू हुई थी। क्लियर आपको? तो इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? पाकिस्तान का, नेपाल का, म्यांमार का या बांग्लादेश का? बताइएगा, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है? बताइएगा, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। आठवें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो आठवें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी हो जाएगा, बांग्लादेश। क्लियर आपको? फोकस बनाकर पढ़ते रहिए। क्या? फोकस बनाकर पढ़ते रहिए। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की दर, प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है? तो 9 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो बी, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि क्या दर्शाती है? जनसंख्या वृद्धि दर्शाती है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, दर और मृत्यु दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किस पर? दर, यहां पर जन्म दर होगा, ठीक है, तो थोड़ा सही कर लीजिएगा। 10वें का यहां पर जन्म दर कर लीजिएगा। जन्म दर और मृत्यु दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक है, एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में जीवित बच्चों का जन्म होता है, इसे जन्म दर कहते हैं। कथन 2 है, भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रही है। बताइएगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ठीक है, तो कथन 1 और कथन 2 के आधार पर नीचे ऑप्शन बनाए गए हैं। क्या केवल एक कथन सही है या केवल 2 कथन सही है या 1 और 2 दोनों सही हैं या ना तो एक सही है और ना ही 2 सही है? बताइएगा, कथन 1, 2 के आधार पर नीचे ऑप्शन चुनिए, कौन सा ऑप्शन आपका सही है? एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। भारत में हमेशा जन्म दर
मृत्यु दर से अधिक रही है? बताइएगा, केवल एक सही है या केवल दो सही है, या एक और दो दोनों सही है, या ना तो एक सही है और ना ही दो? बताइएगा, जन्म दर और मृत्यु दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो सी हो जाएगा, एक और दो दोनों सही है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? एक नंबर पर आपका खनिज लवण दिया गया है, दो नंबर पर आपका विटामिन दिया गया है, और तीसरे नंबर पर आपका आहार रेशे या रुक्षांश दिया गया है। तो नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनिए। तो केवल एक, क्या खनिज लवण केवल पोषक तत्व है? या बी ऑप्शन एक और दो, खनिज लवण और विटामिन दोनों पोषक तत्व हैं? या सी केवल दो, केवल विटामिन पोषक तत्व है? या डी एक दो तीन, खनिज लवण विटामिन आहारी रेशे भी पोषक तत्व है? तो बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। थोड़ा नया प्रश्न है आपके लिए, कुछ अलग करने की कोशिश की मैंने, दो तीन प्रश्न को नया बनाया है। तो बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, प्रश्न पहले जैसे ही है, बस भाषा को बदला गया है, प्रश्नों के रूप को बदला गया है। निम्न में से कौन सा या भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? बताइएगा। तो भोजन के पोषक तत्वों में खनिज लवण सम्मिलित है, विटामिन सम्मिलित है। आहारी रेशे पोषक तत्व नहीं होते हैं, ये सिर्फ पाचन में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? पाचन में आपके सहायता करते हैं। तो एक और दो जिसमें होंगे वो सही है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? और अगर आप प्रतिज्ञा बैच से जुड़ना चाहते हैं, प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर मैसेज करिए, आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। प्लीज कोई कॉल मत करिएगा, कोई भी फोन उठाने के लिए उपलब्ध नहीं है। आपको जो भी जानकारी चाहिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, पूरी जानकारी आपको उपलब्ध कर दी जाएगी। और स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, जरूर जुड़िए। अगर आपने सपना देखा है, आपने निश्चय किया है कि इस भर्ती में हर हाल में आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तो जरूर जुड़िए प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से। निश्चित रूप से आपका 370 में बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। तो प्रश्न है अगला, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, भोजन के पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए हैं। कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, कथन एक। कथन दो है, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, कथन दो। और कथन तीन है आपका, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। तो उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही है? केवल एक और दो सही है, केवल एक और तीन सही है, या केवल दो और तीन सही है, या एक दो तीन सही है? क्लियर आपको? आपने ऑप्शन देख लिए हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताइए। तीनों कथनों को बहुत जल्दी से पढ़िए, बताइएगा इनमें से कौन से कथन सही है, यह आपको पहचानना है। कथन एक में लिखा है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। कथन दो में लिखा है, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। और कथन तीन में लिखा है, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। तो एक दो तीन में आपका कौन सा ऑप्शन सही है यह आपको बताना है। तो कथन एक आपका बिल्कुल सही है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं, यह बिल्कुल सही बात है। क्लियर है आपको? दूसरा कथन है, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं, यह भी बिल्कुल सही बात है। तीसरा कथन है, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं, यह भी बिल्कुल सही बात है। तो तीनों कथन सही हैं, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 12वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी ऑप्शन। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, विस्तृत परिवार का अर्थ है संयुक्त परिवार, सम्मिश्रित परिवार, वैवाहिक परिवार या केंद्रक परिवार? बताइएगा 13वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विस्तृत परिवार का अर्थ है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बताइए 13वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 13वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सम्मिश्रित परिवार। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? बताइएगा
जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? 1911, 1951, 1921 या 1932? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई है? तो 14 का आपका जो ऑप्शन सही है वो सी है, 1921। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 1921 जनसंख्या के इतिहास में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी गई? 1921। ऐसा इसलिए कहा जाता है 1921 के बाद भारत की एक बार भी जनसंख्या घटी नहीं है, लगातार बढ़ती चली गई है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, भारत में किस वर्ष जेंडर बस्टिंग को औपचारिक रूप से लागू किया गया? 2002, 2005, 2007 या 2008? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारत में किस वर्ष जेंडर बस्टिंग को औपचारिक रूप से लागू किया गया? एबीसीडी में आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा ये आपको बताना है। तो 15वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 2005। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकारों के रूप में लागू किया गया? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 का या अनुच्छेद 16? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में लागू किया गया था? तो 16वें का आपका जो सही ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा? वो सी हो जाएगा, अनुच्छेद 21 का। क्लियर आपको? यानी कि 21A। अगला प्रश्न है आपका, दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है? ए 10,000, बी 15,000, सी 20,000, डी 25,000? बताइएगा दहेज निरोधक संशोधित अधिनियम 1986 के अंतर्गत दहेज के दोषी पाए गए व्यक्ति को कितना जुर्माना किया जा सकता है? 17वें का आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो 17वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी, 14 जनवरी, 11 जनवरी या 13 जनवरी? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है यह आपको बताना है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 18वें का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो 18वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 11 जनवरी। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 27 मई को, 29 मई को या 31 मई को या 25 मई को? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है यह आपको बताना है। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 19 का जो सही ऑप्शन हो उस पर क्लिक करिए, बताइएगा उसका कौन सा है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 19 का 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है? यूनिसेफ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी? बताइएगा निम्न में से कौन सी अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है? 20 का जो सही ऑप्शन है आपका वो कौन सा हो जाएगा? वो डी है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक अंतरराष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसी नहीं है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी है? बताइएगा निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी है? यूनिसेफ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, खाद्य एवं कृषि संगठन या इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी? सॉरी, बताइएगा 21 का कौन सा ऑप्शन सही है? तो 21 का डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक राष्ट्रीय स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों में शामिल है प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य की देखभाल प्रदान करना, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन करना, अस्पतालों में दूध, दवाइयों, उपकरण आदि की आपूर्ति करना या उपयुक्त सभी? बताइएगा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों में क्या शामिल है, क्या सम्मिलित है? 22 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप प्रतिज्ञा मॉक टेस्ट बैच से जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर
प्रतिज्ञा लिखकर भेजिएगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जुड़ सकते हैं। बताइएगा इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की कार्यों में क्या शामिल है। प्राकृतिक आपदाओं के दौरान जरूरतमंद लोगों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना या मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं का क्रियान्वयन करना या अस्पतालों में दूध, दवाइयों, उपकरण आदि की आपूर्ति करना या उपयुक्त सभी। 22 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी कार्य रेड क्रॉस सोसाइटी के हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भोजन, पानी, वस्त्र, दवाएं आदि उपलब्ध करवाने से संबंधित है। ए ऑप्शन है आपका इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, बी है फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सी है भारतीय बाल विकास परिषद, डी है हिंद कुष्ठ निवारण संघ। तो इस प्रश्न को आप बहुत ही आसानी से कर पा रहे होंगे अगर आप जरा सा कॉमन सेंस लगाएंगे। प्रश्न है निम्न में से कौन सी स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी मुख्य रूप से प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भोजन, पानी, वस्त्र, दवाएं आदि उपलब्ध कराने से संबंधित है। तो 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 23 का आपका जो सही ऑप्शन है वो ए है, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। क्लियर आपको, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य एजेंसी देश में परिवार नियोजन सेवाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, भारतीय बाल विकास परिषद या हिंद कुष्ठ निवारण संघ। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी स्वास्थ्य एजेंसी देश में परिवार नियोजन सेवाओं के क्रियान्वयन से संबंधित है। 24 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है आपका, प्रसव किट किसके द्वारा दी गई है। बताइएगा प्रसव किट किसके द्वारा दी गई है। ए यूनेस्को, बी ILO, सी यूनिसेफ, डी WHO। बताइएगा प्रसव किट किसके द्वारा दी गई है। तो 25 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी हो जाएगा, यूनिसेफ। क्लियर है आपको। तो ये रहा आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जिसमें आपने बहुत अच्छे प्रश्नों को देखा होगा। बहुत से प्रश्न आपको पहले से दिखे हुए लग रहे होंगे, कुछ आपको नए प्रश्न भी देखने को मिले होंगे। लगातार सभी प्रश्नों को करते रहिए। हर बार आप 25 में 25 प्रश्न सही करिए, तब आप पूरी तैयारी कर चुके होंगे। लगातार करते रहिए। महीना 1.5 महीना आपका बचा है एग्जाम की तैयारी के लिए, और निश्चित रूप से आप में से अधिकांश लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा, ये मेरी गारंटी है। बस खुद पर भरोसा बनाए रखिए और अपने प्रश्नों के साथ, अपने सिलेबस के साथ जुड़े रहिए, उनका बार बार रिवीजन करते रहिए। क्लियर आपको। प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कुल कितने प्रश्न सही हुए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।